मैं हमेशा सोचता था कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज में आखिर क्या संबंध है। क्वार्ट्ज कोई पत्थर नहीं है क्या? फिर इसे समय की गणना करने की क्षमता कैसे दी गई? आज 2 मिनट में आपको क्वार्ट्ज के अंदर छिपे इस अद्भुत सिद्धांत को समझाता हूँ। आपने आमतौर पर जो टिक टिक की आवाज सुनी है, उसका स्रोत यही स्टेपिंग मोटर है। इसकी संरचना बहुत सरल है। इसमें एक लोहे की प्लेट पर तार की कॉइल लिपटी होती है और सामने एक स्थायी चुंबकीय रोटर होता है। जब कॉइल में बिजली प्रवाहित होती है तो लोहे की प्लेट में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। विद्युत धारा हर सेकंड एक बार अपनी दिशा बदलती है और लोहे की प्लेट की चुंबकीय ध्रुवता भी उसी के अनुसार उलट जाती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्थायी चुंबक आधा चक्कर घूम जाता है। यह आधा चक्कर घूमना कई गियरों की एक श्रृंखला को चलाता है। ध्यान दें, ये सभी कंपाउंड गियर होते हैं, यानी हर गियर में अलग अलग आकार के 2 छोटे गियर एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं। इस समय स्थायी चुंबक के नीचे लगा 12 दांतों वाला गियर 48 दांतों वाले गियर को घुमाता है और 48 दांतों वाले गियर के नीचे जुड़ा 8 दांतों वाला गियर फिर एक दूसरे 7 दांतों वाले गियर को घुमाता है। इस तरह जो गति मूल रूप से हर 2 सेकंड में एक चक्कर की थी, वह घटकर हर 60 सेकंड में एक चक्कर हो जाती है, जो बिल्कुल सेकंड की सुई की गति के अनुरूप है। इसी तरह अलग अलग गियर अनुपात के जरिए मिनट की सुई हर 60 मिनट में एक चक्कर और घंटे की सुई हर 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यही वह घड़ी की मशीनरी है जिसे आप आमतौर पर देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कॉइल को हर सेकंड बिल्कुल सटीक रूप से अपनी दिशा बदलने की गारंटी कैसे मिलती है? यही क्वार्ट्ज की एंट्री होती है। इसमें एक अनोखी क्षमता होती है, पाइजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्ट्ज के अंदर एक विशेष गैर केंद्र सममित क्रिस्टलीय संरचना होती है। अगर हम इसके अंदर एक अणु की संरचना को अलग से देखें तो सामान्य स्थिति में क्रिस्टल के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के केंद्र एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसलिए बाहर से कोई विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन जब क्वार्ट्ज पर दबाव डाला जाता है तो इसकी इस षटकोणीय क्रिस्टल संरचना की असममिति के कारण धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के केंद्रों में बहुत थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टल के दोनों सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये वोल्टेज बहुत छोटा होता है, लेकिन जितने अधिक क्रिस्टल होंगे वोल्टेज उतना ही अधिक होगा। लाइटर भी क्वार्ट्ज पर प्रहार करके उच्च वोल्टेज की विद्युत चिंगारी पैदा करने और गैस को जलाने के इसी सिद्धांत पर काम करता है। जिसने इस चीज से किसी को कट लगाया है वह कमेंट में 1 लिखे और जिसे कट लगा है वह 2 लिखे। पाइजोइलेक्ट्रिक प्रभाव की सबसे खास बात यह है कि यह उल्टा भी काम करता है। जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर वोल्टेज लगाया जाता है तो उसके अंदर विद्युत आवेशों का पुनर्वितरण होता है और क्रिस्टल में बहुत हल्का फैलाव और संकुचन होता है, जिससे वह कंपन करना शुरू कर देता है। इस कंपन की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, जो हर सेकंड हजारों से लेकर करोड़ों बार तक हो सकती है। क्वार्ट्ज को एक विशेष ट्यूनिंग फोक आकार और निश्चित आयाम में काटकर हम इसकी कंपन आवृत्ति को बिल्कुल सटीक रूप से हर सेकंड 32,768 बार नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन 32,768 ही क्यों चुना गया? क्योंकि यह आवृत्ति इतनी अधिक है कि सटीकता बनाए रख सके और साथ ही बिजली की खपत भी कम रहे, जिससे बैटरी लंबे समय तक चल सके। इसके अलावा ये 2 की घात है, इसलिए साधारण बाइनरी सर्किट इसकी गणना आसानी से कर सकता है। अब हम क्वार्ट्ज घड़ी की पूरी कार्यप्रणाली को एक बार पूरा समझते हैं। बैटरी क्वार्ट्ज ट्यूनिंग फोक को बिजली देती है, जिससे वह हर सेकंड 32,768 बार कंपन करता है। सर्किट बोर्ड पर मौजूद बाइनरी डिवाइडर इन कंपन की गिनती करता है। जब ये 32,768 तक गिनती पूरी कर लेता है तो एक विद्युत संकेत आउटपुट करता है और उसके पीछे लगी कॉइल में विद्युत धारा की दिशा बदल देता है। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी चुंबकीय रोटर आधा चक्कर घूमता है और गियर सिस्टम के जरिए सेकंड की सुई को एक कदम आगे बढ़ाता है। इसी समय कंपाउंड गियर सही अनुपात में मिनट और घंटे की सुइयों को भी घुमाते रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्वार्ट्ज घड़ी कैसे काम करती है।